5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद देश के बड़े मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि हम इलेक्शन बीजेपी से नहीं हारे हैं, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ने हमको इलेक्शन हराया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं? देखिए, 5 राज्यों में 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 3 राज्यों में वेस्ट बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार पावर में आई है, ऐसे लाई गई है, आई नहीं है, लाई गई है। और आसाम में बीजेपी ही की सरकार थी, वही रिपीट हुई है। तमिलनाडु में एक नई पार्टी उभर कर सामने आई है और केरला में वहाँ हमेशा होता रहा है, तो वहाँ जो यूडीएफ का जो अलायंस है उसको मेजॉरिटी मिली है। पांडिचेरी में भी जो पुरानी स्थिति है वही बरकरार है। तो ये 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन इनमें से बंगाल का जो नतीजा है और आसाम में भी जिस तरह से आसाम में जो हुआ है वो नफ़रत की राजनीति और डिवीजन पॉलिटिक्स, उसका इस्तेमाल भरपूर किया गया और बड़े बड़े ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने किया। चीफ मिनिस्टर्स की भाषा जो है वो अमर्यादित थी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हों या दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो वहाँ प्रचार के लिए गए, उनकी भाषाएं बड़ी अमर्यादित और असंवैधानिक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। और पूरे अमर्यादित थी या वो खुलेआम मुसलमान, एक तरफ मुसलमानों को ही टारगेट कर कह रहे थे, मुल्लों को, मौलवियों को? नफरती कहेंगे, हाँ, तो हम ये कहेंगे अमर्यादित और असंवैधानिक थी। और बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ तो मैं समझता हूँ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उन इस तरह की बयान और हेड स्पीचेस के खिलाफ। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हड़बड़ाहट में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, एसआईआर डिक्लेयर हुआ और एसआईआर को बहुत हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में करने की कोशिश की गई। 27 लाख लोगों को डाउटफुल करार देकर और वोट देने के अधिकार से महरूम कर दिया गया। तो जिस राज्य में 27 लाख लोगों को वोट देने से रोक दिया गया हो और जो वैलिड वोटर्स थे उनको भी पोलिंग बूथ पर जाने से फोर्सेज ने रोकने की कोशिश की हो, वहाँ भी हिंसा की हो, मारपीट की हो, और फिर इवन काउंटिंग के वक्त जो है जिस तरह वहाँ पर हुआ, जो पार्टियां बता रही हैं कि उनके एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया या मारपीट कर भगा दिया, तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि केंद्र में जो पार्टी सत्ता में है बीजेपी, वो किसी भी कीमत पर बंगाल की सत्ता को हथियाना चाहती थी और उसने हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया, एजेंसियों को इस्तेमाल किया, ईडी और सीबीआई और जो एजेंसियां हैं उनको इस्तेमाल किया। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ज़रिए से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराई गई जिससे जो है वहाँ के रिज़ल्ट जो अभी आए हैं वो लाने की कोशिश हुई है। तो ये इस पूरे इलेक्शन में वेस्ट बंगाल का जो नतीजा है वो बहुत बड़े सवाल पैदा करता है हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर और विशेष रूप से इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता, इन दोनों पर बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। और मुझे लगता है कि देश की, सिर्फ बंगाल की जनता को नहीं, अब पूरे देश की जनता को सोचना होगा कि अब इस तरह से इलेक्शन अगर पूरे राज्य में होंगे तो नतीजे वही आएंगे जो नतीजे लाने की कोशिश केंद्र में सत्ता में बैठी हुई पार्टी कर रही है। सर, हमारा सवाल ये है कि जैसे आप देखेंगे कि 2016 में सिर्फ 3 सीटें होती हैं, 2021 में 77 सीटें बढ़ जाती हैं और 2026 में सरकार बना लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो देश की मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को पसंद करने लगी है? नहीं, हम अभी भी नहीं मानते। इस इलेक्शन के नतीजे के बावजूद हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि भारत की जनता का बड़ा हिस्सा या हिंदू समुदाय का बड़ा हिस्सा वो सांप्रदायिक हो गया है। नहीं, वोट करने के कई कारण होते हैं। हाँ, एक कोशिश ज़रूर की गई है और एक तबका है
जिसको उन्होंने कम्युनलाइज किया है अफवाहें फैलाकर, गलत प्रोपेगेंडा करके। लेकिन अभी भी वो तबका जो कम्युनलाइज हुआ है और जो नफ़रत की राजनीति को सब्सक्राइब करता है या पसंद करता है, वो समझते हैं हम कि अभी भी वो बहुत कम संख्या में है। और लेकिन इस इलेक्शन में असम में भी और वेस्ट बंगाल में भी एक तरफ नफ़रत और विभाजन की राजनीति अपनाई गई और दूसरी तरफ डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया। तीसरी तरफ लोगों को वोट देने से रोका गया और एसआईआर के ज़रिए लोगों के वोट के अधिकार को छीना गया और काउंटिंग के वक्त भी जो है वो धांधली करने की घटनाएं हुई। नफरत की राजनीति जीत गई। नफरत की राजनीति के ज़रिए से सत्ता को एक तरह से हासिल करने की कोशिश हुई है। ये पब्लिक का मैंडेट नहीं है। जी, जिस तरीके से आप देखें ना, जैसे रिजल्ट आने लगा उसके बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई, मुसलमानों के दुकानों पर बुलडोज़र चलने लगा, लोग पकड़ पकड़ कर मारने लगे, कई कार्यालय पर, टीएमसी के कार्यालय पर उसको फूंक दिया गया। आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है टीएमसी पर, वही खुद सांप्रदायिक हो रहे हैं उनके कार्यकर्ता? देखिए, यही फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये आम हिंदू नहीं हैं और ये आम लोग नहीं हैं, ये उस पार्टी के वर्कर्स हैं और उस नफ़रत के एजेंडा पर काम करने वाले एक ख़ास ग्रुप के लोग हैं। तो पूरे समुदाय को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि एक तबका है जो जिसको उठाया जा रहा है और जिसको राजनीतिक संरक्षण हासिल है और पुलिस प्रशासन भी उनको सपोर्ट कर रहा है और राजनीतिक सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो ऐसी ये छोटी संख्या में लोग भी इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये ट्रेन से जा रहे मौलाना तौसीफ रज़ा को मारकर फेंक दिया गया, दिल्ली में अयान सैफी को मार दिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं हर दिन बढ़ रही हैं। अगर कोई मुसलमान होता है तो उस पर उसके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, घर वालों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इधर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हम ये समझते हैं कि हमारा पुलिस और प्रशासन जो है वो निष्पक्ष होने की हिम्मत करनी पड़ेगी और निष्पक्षता के साथ कार्रवाइयाँ करनी होंगी। तो ये घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं और ये हमारे सिस्टम के फेल्योर का एक वो है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से पूरा प्रभावित हो गया है। पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, वरना जो अपराधी लोग हैं उनमें डर पैदा होना चाहिए, लेकिन इस तरह के अपराध करने वाले लोगों में डर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो सफ़र करना भी डरेंगे टोपी दाढ़ी लगा करके फिर तो। अगर देखिए, अभी ये निशाना मुसलमानों पर है, मगर आप देखेंगे कि ये जो नफ़रत की और विभाजन की राजनीति है ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगी। जब आप नफ़रत का बीज बोएंगे, आज मुसलमान निशाने पर हैं, लेकिन कल दूसरे लोग निशाने पर होंगे और आपस में ये नफ़रत वहीं लौट कर जाएगी जहाँ से पैदा हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।